हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक एक 3 times in 3 years जो हमारी एक स्ट्रैटेजी है उसका कैंडिडेट है। उसका कैंडिडेट मीन्स जो 3 times in 3 years स्ट्रैटेजी की हमारी कंडीशंस है, आज की डेट में बंधन बैंक उन सारी ही कंडीशंस को यहाँ पर मीट करता है। और वो कौन सी कंडीशंस हैं, उस पूरी डिटेल को देखने के लिए जो अपना प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पूरा अपना कोर्स है। और 7 वीडियोस हैं 3 आवर्स ईच की। उसमें अगर आप पूरा कोर्स करोगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया हुआ है, पहले पेड था, तो उसमें आप सीख पाओगे 3 times in 3 years स्ट्रैटेजी को। उसी के बेस पर बंधन बैंक में आज यहाँ पर वो सेम अपॉर्चुनिटी नजर आती है। वो सारी ही कंडीशंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके यहाँ समझेंगे कि किस तरीके से हम अच्छे स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि अच्छे स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एक बात बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि मेरी किसी भी तरह की यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल करने की। मेरा पर्पज़ आपको समझाना है, सिखाना है। जो भी डिसीजन लेना है वो आपने अपने हिसाब से लेना है। पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है, नुकसान आपका है, सब कुछ यहाँ पर आपका है। तो जो भी काम करें वो बैक टेस्ट करके करें, किसी के कहने से ना करें। सीखें, सीखकर समझकर, बैक टेस्ट करके, कन्विक्शन करके और खुद अपना डिसीजन लें। और खुद डिसीजन लेकर, खुद मेहनत करके खुद को रिच बनाने की तरफ लेकर जाएं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। तो मेरा पर्पस यहाँ सिखाना है। आगे चलते हैं। आगे चलते हुए सबसे पहली कंडीशन हमारी 3 times in 3 years स्ट्रैटेजी की है कि लाइफ टाइम हाई से स्टॉक प्राइस कम से कम 67% डाउन होना चाहिए। तो आज की डेट में ये 67% से भी ज्यादा डाउन है। वैसे हमारी जो कंडीशन है कि वो एक बार 67% से ज्यादा डाउन आ जाना चाहिए। आज की डेट में 67% डाउन है या नहीं है, जब सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं तब 67% की जरूरत नहीं होती। उस टाइम पर मिनिमम 50% डाउन रहना चाहिए लाइफ टाइम हाई से, ये कंडीशन रहती है। मींस वंस 67% डाउन आना चाहिए। और दूसरी बार जब सारी कंडीशंस यहां पर पूरी हो जाएं तो आज की डेट में वो 50% से भी ज्यादा डाउन रहना चाहिए। यानी कि 50% या 67% के बीच में कहीं भी, 67% से भी ज्यादा डाउन हो तो भी अच्छी बात है, तो और अच्छी बात है। सो मिनिमम फॉल शुड कम टू 67% फ्रॉम लाइफ टाइम हाई, और जब सारी कंडीशंस मीट हो जाए तब भी 50% कम से कम डाउन रहे। तो यहां पर दोनों ही कंडीशंस ही हमारी मीट होती हैं। अब एक और पॉइंट आता है कि इस जो पूरा इतना बड़ा फॉल आया है, तो इस फॉल का मेन रीजन क्या है। देखो, फॉल आया कहां से, मेन फॉल कहां से आया। मेन फॉल आया हमारा अक्टूबर 19 से। और जब ये पेंडेमिक आया तब हमारा मेन फॉल आया। उसके बाद में रिकवरी भी आई ऑफ कोर्स, लेकिन रिकवरी आने के बाद में फिर से थोड़ा सा फॉल आया। तो इस रीजन को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रीजन को समझने के लिए हम अगर इसके फाइनेंशियल्स पर जाएं तो हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जाकर इस चीज को चेक कर सकते हैं कि जो नेट एनपीए है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। जो ग्रोस एनपीए है वो 10.82% तक पहुंचा था, और नेट एनपीए भी यहां पर 3.5% तक पहुंचा था। और ये पेंडेमिक के बाद जब लोगों ने पैसा नहीं दिया, ये उस टाइम की सिचुएशन है, जिसकी वजह से ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी भी बनी। सितंबर क्वार्टर में देयर वाज ए नेट लॉस ऑफ 3000 करोड़ रुपीज। तो ये एक अच्छा बड़ा लॉस था। तो नीचे गिरने का ये बड़ा सिंपल सा रीजन था। बंधन बैंक मेनली 2 स्टेट्स में काम करता है, वेस्ट बंगाल एंड असम, जो मेन बिजनेस है। और बाकी थोड़ा बहुत बिजनेस बाकी स्टेट से है। ऑफ कोर्स दे वुड बी ट्राइंग हार्ड टू एक्सपेंड देयर बिजनेस इन अदर स्टेट्स, क्योंकि एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस रखना वो कभी भी अच्छा नहीं लगता, किसी भी कंपनी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन शुरुआत क्योंकि एक ही एरिया से होती है, तो असम एंड वेस्ट बंगाल यहां से मेन बिजनेस है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारी कंडीशन है कि जिस रीजन से फॉल आया था, जो रीजंस क्रिएट हुए थे नीचे आने के, वो रीजंस आज की डेट में है या नहीं है। तो यहां पर हम इस चीज को साफ साफ देख सकते हैं। जो ग्रोस एनपीए था 10.82% था, दैट इज कंसिस्टेंटली कमिंग डाउन। और कंसिस्टेंटली नीचे आते आते अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे मार्च क्वार्टर के, उसमें ड्रेस्टिकली इसको इंप्रूव किया गया। यानी कि 10.82% से रिड्यूस होते होते ग्रोस एनपीए 4.87% आ गया, यानी कि 50% से कम हो गया। और जो नेट एनपीए था यहां पर 3.51% जो नेट एनपीए था, दैट हैज बीन रिड्यूस टू 1.17%, यानी कि 1/3 रह गया। एग्जैक्टली 1/3 है। तो नेट एनपीए का 1/3 रह जाना और सिर्फ 1.17% आज की डेट में नेट एनपीए रह गया है। यानी कि सिचुएशंस एवरी क्वार्टर यहां पर ये इंप्रूव करते जा रहे हैं। यानी कि जो रीजंस थे फॉल के वो खत्म होते जा रहे हैं। ये हमारी एक और कंडीशन है। एक पॉइंट ये आता है कि जो हमारी 3 times in 3 years स्ट्रेटजी का ही पार्ट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी सिर्फ इंप्रूवमेंट है तो बात बन जाए। क्या पास्ट में इस कंपनी ने ग्रो करके दिखाया था? ये एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का होना चाहिए। तो जब हम
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर जाते हैं तो इस बात को साफ साफ देख सकते हैं कि 1 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट से, यानी कि 2015 में जब 1 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि कुछ भी नहीं था, सो उसके बाद में 275 करोड़ तक गए, देन 1100 करोड़, 1300 करोड़, 1900 करोड़, 3000 करोड़, एंड रेवेन्यू इज ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम 0 करोड़ टू 10,000 करोड़ रुपीज एवरी ईयर। इट वॉज इंक्रीजिंग। कब तक? जब तक हमारा पेंडेमिक नहीं आया, यानी कि 2020 तक। सो इस स्टॉक का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और जब प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा एंड कंपनी इज ए फंटेस्टिक कंपनी, उसके बाद में पेंडेमिक की वजह से ये सारी सिचुएशन बेकार हो गई, और जो सिचुएशंस बेकार हुई वो अब वापस से इंप्रूव होते हुए नजर आती है, तो ये सारी चीजें ठीक होती हुई नजर आती हैं। अब यहाँ पर एक और कंडीशन है कि लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो रिजल्ट्स हैं वो इंप्रूव होने चाहिए, वो यहाँ पर बढ़कर नजर आते हुए दिखने चाहिए। अब इसके लिए हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स जब देखते हैं तो हमें पता चलता है जो लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, दैट इज द हाईएस्ट एवर रेवेन्यू। यहां पर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, और जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो अमंग द हाईएस्ट आ गई है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करने लगे, अमंग द हाईएस्ट है अदर देन मार्च 22, सिर्फ एक पीरियड को छोड़कर। और जो ये मार्च 22 का पीरियड है, ये ऑफ कोर्स जो पहले लॉस दिखाया गया था 3000 करोड़ का, उसमें से एक बल्क में रिकवरी आई होगी, उसकी वजह से ये एक्सेप्शनली इंक्रीज हुआ होगा। बिल्कुल इसी तरीके से चीजें होती हैं, आप डिटेल में अगर पढ़ोगे एनुअल रिपोर्ट्स में तो ये चीजें आपको नजर भी आ जाएंगी। तो अगर अभी के रिजल्ट्स की बात करें तो ऑफ कोर्स अमंग द हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हैं, और यहां पर बेस्ट एवर आफ्टर पैंडेमिक ग्रोस एनपीए की जो नंबर्स हैं, और नेट एनपीए बेस्ट एवर नंबर्स हैं नेट एनपीए के आफ्टर कोविड। तो ये सारी सिचुएशन, यानी कि लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो अमेजिंग है। उसके बाद में एक और हमारी नेक्स्ट कंडीशन है कि ये सब चीजें तो ठीक हो गई, पास्ट की बातें हो गई, रीजंस गिरने के हो गए, कितने परसेंट गिरा वो रीजंस हो गए। उसके साथ में हमने ये भी देख लिया कि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, कि फ्यूचर में ग्रोथ है क्या। हमें इस बात को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी छोटी सी बात है। दिस बैंक इज प्राइमरली डूइंग बिजनेस इन 2 स्टेट्स, दैट इज असम एंड वेस्ट बंगाल। ये दोनों ही स्टेट्स हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, और यहाँ पर हाईली डेंस्ड एरियाज हैं। बाकी पूरे इंडिया में अभी इंडिया की पर कैपिटा इनकम $2500 है, और यहां से लगातार ग्रो ही होना है। पूरा बैंकिंग स्पेस ग्रो करेगा, बस उनकी कंडीशंस ठीक हो जाए, और ये कंडीशंस हमें यहाँ पर ठीक होती हुई नजर भी आती है। तो हमारी वो कंडीशन भी पूरी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन आती है, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि आफ्टर मीटिंग ऑल दीज कंडीशंस, क्या स्टॉक प्राइस 50% अभी भी डाउन है टॉप से? सो यस, वी कैन सी दैट अभी भी 67% ही डाउन है। तो ये हमारी कंडीशन भी पूरी होती है। उसके बाद में हमारी बात ये आती है कि हमें कब इन सारी कंडीशंस के पूरा होने पर खरीद लेना चाहिए, कि बाइंग पॉइंट क्या है। ऑफ कोर्स जब ये हमारी सारी कंडीशंस पूरी हो जाएं तो यहाँ पर बाइंग पॉइंट निकल कर आता है। उसके बाद में सेलिंग पॉइंट क्या निकल कर आता है कि ये सारी कंडीशंस पूरी होने के बाद में जब हम बाय करें, तो अगर विद इन 1 ईयर हमारा 100% गेन आ जाए, यानी कि अगर हम अभी बाय करते हैं तो अब से 365 डेज के अंदर अंदर अगर हमारा 100% गेन आ जाए तो हमें निकल जाना चाहिए। और अगर विद इन 1 ईयर 100% गेन नहीं आता है तो लाइफ टाइम हाई तक इसको रखना चाहिए। ये हमारी 2 कंडीशंस हैं। अब इसमें जब हमें पता है कि ये लाइफ टाइम हाई तक जाना ही है, और अगर लाइफ टाइम हाई तक जाता है मींस इन हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर एंड स्टडी के बेस पर, अगर ये लाइफ टाइम हाई तक जाता है तो यहां से 3 टाइम्स होने का जब स्कोप है, तो 100% गेन पर क्यों बेचा जाए। मेरा मानना यह है कि इसी टाइम पर ऑपरेटर्स भी बाय कर रहे हैं, बाय कर भी रहे होंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से वो बाय कर रहे हैं। चार्ट पर चीजें नजर आती हैं, तो वो भी बाय कर रहे होंगे। जब कभी ऑपरेटर को भी विद इन 1 ईयर 100% गेन मिलता है ना, तो वो हमेशा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में होते हैं, और इसी तरह की दूसरी अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे होते हैं, जिससे दोबारा से सेम तरह की कोई स्ट्रेटजी मिल जाए, मींस कोई स्टॉक मिल जाए जो इन सारी कंडीशंस को मीट करते हुए हो, और वहां पर भी 1 ईयर में वापस से 100% कमाने का मौका हो। तो इस तरीके से स्विच करते रहना उनको हमेशा अच्छा लगता है, हमेशा समझ में आता है। क्योंकि अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज पर है, 200 तक गया, 100% गेन आया, तो 100% गेन आया। अब 200 से जब वो 300 जाएगा ना, तो 200 के ऊपर 300 तक पहुंचना मींस 50% गेन है, वो 100% गेन नहीं है। तो यहां पर भी सेम ही चीज है कि एक बार स्टॉक करंट प्राइस से, जो हमारा करंट प्राइस है, यहां से 100% गेन दिखा दे, तो ऑफ कोर्स 100% एंड उसके बाद में नेक्स्ट, और ये 200% है, लेकिन 100% बढ़ने के बाद उस 100% के ऊपर नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए ये सिर्फ 50% का गेन बचता है, क्योंकि अब हमारा जो बेस है वो हमारा बेस 242 नहीं है, नाउ द बेस विल बी 485। तो इसीलिए ऑपरेटर्स हमेशा इस तरह की चीजें करते हैं। अब यहां पर टेक्निकल पॉइंट की भी हम एक बार बात करते हैं कि अभी क्या चीज अच्छी नजर आ रही है कि ऑपरेटर भी यहां पर बाय कर रहे हैं।
तो यहाँ पर एक ये कप विद हैंडल पैटर्न बनते हुए नजर आता है और ये बिल्कुल क्लीन कप विद हैंडल पैटर्न है। क्लीन कप विद हैंडल पैटर्न सबको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको नजर करा देता हूं, क्योंकि जब हम चार्ट को प्लॉट करते हैं कप विद हैंडल भी है और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। सो दिस इज द लेफ्ट शोल्डर एंड दिस इज द हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर। सो ये कोई फाइन ड्राइंग नहीं होती, ये एक्चुअल ट्रेडिंग होती है जिसके बेस पर शेप हमेशा इसी तरह की नजर आएंगी, कभी कैसे कभी कैसे। और उसके बाद में यहां से हम बात करते हैं कि ब्रेकआउट भी आना चाहिए विद ग्रीन कैंडल। हमारा ब्रेकआउट आया ग्रीन कैंडल के साथ और ब्रेकआउट कंफर्म होना चाहिए। जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर जाकर एक ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग होनी चाहिए जिससे ब्रेकआउट हमारा कंफर्म हो सके। तो यहां पर ब्रेकआउट भी आया, ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्म के बाद में ये स्टॉक प्राइस रिट्रेस होकर नीचे आया। अब जब हम बात करते हैं रिट्रेसमेंट आती है तो जनरली इस पैटर्न के पूरी तरीके से वैलिड रहने के लिए और ये लगातार ऊपर जाता रहेगा, इस बात को समझने के लिए समझना चाहिए जो राइट शोल्डर है या कप का जो हैंडल है वो यहां पर ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए और उससे नीचे वहां पर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। मींस क्लियर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। क्लोजिंग हुई साथ के साथ अगले दिन ऊपर ले गए तो उसको बॉटम फिशिंग कहते हैं और वो बुद्धू बनाना कहते हैं, लेकिन यहां पर इस तरह की चीज नहीं हुई। और फ्राइडे को यहां पर एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल नजर आई जो काउंटर अटैक टाइप की है और एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ यहां पर बाइंग नजर आई। इट मींस इसने जो राइट शोल्डर बना उसको यहां पर इंपॉर्टेंस दी, इसको यहां पर रेस्पेक्ट दी। तो इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न की भी अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न के बेस पर यहां से 25% के आसपास का गेन, 35% का गेन यहां पर साफ साफ नजर आता है। नो, रेगुलर हमें चार्ट लेना पड़ेगा, हमें लोग चार्ट यहां पर नहीं ले सकते। जब भी हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर या कप विद हैंडल पैटर्न की बात करें तो रेगुलर चार्ट हमें यूज करना है, लोग चार्ट यूज नहीं करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी 25% अपसाइड पोटेंशियल, 26% फ्रॉम द करंट प्राइस। लेकिन अब यहां पर दोनों चीजें यूज की जा सकती हैं। यहां पर ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यूज किया जा सकता है और यहां पर 3 टाइम्स इन 3 इयर्स भी यूज किया जा सकता है। आई एम कंफर्टेबल जब यहां पर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो 3 टाइम्स इन 3 इयर्स को यहां पर यूज किया जाए। नाउ इस सारी चीजों को यूज करके जब हम इतने अच्छे तरीके से सारी चीजों को डिस्कस करते हैं और उसके बाद में एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो हमारी कन्विक्शन होती है। ये कन्विक्शन किसी के बताने से कम होती है, खुद के करने से ज्यादा होती है। बात यहां पर बहुत बार ऐसी आती है कि विवेक भाई इतना टाइम नहीं होता। तो देखो जब ये टाइम नहीं होता वाली बात आती है ना तो यहां सिर्फ एक ही कमी है कि आप टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। अदरवाइज अदानी साहब के पास भी उतना टाइम है, अंबानी साहब के पास भी उतना टाइम है और हमारे प्रधानमंत्री जी के पास भी उतना टाइम है और जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके पास भी उतना टाइम है और जितने भी लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हैं उन सबके पास भी 24 आवर्स ही हैं। ये सिर्फ टाइम को मैनेज करने के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर सीखो। उस चीज को लेकर मैं ऑलरेडी सैटरडे इवनिंग विद विवेक की जब मैं वीडियोस बनाता था तो उसमें टाइम मैनेजमेंट को लेकर काफी चीजें मैंने बहुत बार डिस्कस की है। मैं आगे भी कोशिश करूंगा एक दो वीडियोस फिर से इस तरह की बनाऊं जिससे आप सब अपने टाइम को यहाँ पर मैनेज कर सको। टाइम को मैनेज करने का वैसे सबसे आसान सा तरीका है, नेक्स्ट 1 आवर में हम क्या करने वाले हैं इस चीज को नोट डाउन करो और उस आवर में उस काम को कंप्लीट करो। जब वो कंप्लीट हो जाए 10-15 मिनट्स का रेस्ट लो, माइंड को ऐसे ही छोड़ दो, अपने आप को ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद में फिर सोचो कि अब नेक्स्ट 1 आवर में हमें क्या करना चाहिए और उस काम को फिर से कर लो। आप जब ऐसे करते जाओगे आप रेस्ट भी कर पाओगे, आसानी से काम भी कर पाओगे और जब आप इस काम को करोगे ना यू विल फाइंड ए बेस्ट पर्सन इन योर सेल्फ। आज तक के सबसे अच्छे इंसान आप उभर कर आओगे। मैं अपना एक्सपीरियंस सारी बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मुझे अच्छा लगता है कि जब हम सभी लोग यहाँ पर जो सीखना चाहते हैं उनको मैं समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ और यहाँ पर इस तरह की रेस्ट्रिक्शन ना हो कि विवेक भाई यहाँ पर सीखने का क्या लगेगा। यहाँ सीखने का कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपकी मेहनत लगेगी और कुछ नहीं लगेगा। जैसे मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आप दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सीखना है, जितना आगे फॉरवर्ड करना है। यहाँ पर सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूँगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।